टिकटों का जो एक सिलसिला था वो खत्म हो चुका है, धुंधल का साफ है। इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं? दोनों में से किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी संख्या में जो है वो सामने इतने सारे रिवेल जो है वो खड़े हो जाएंगे। ऐसे चेहरे थे जो इनरिलेवेंट माना जाने लगा था, उम्रदराज माने जाने लगे थे, उनको टिकट देना, तो ये आप सेफ गेम में कहीं ये नुकसान तो नहीं? बाबूलाल जी गौर और सरताज सिंह जी दोनों हमारे बीच में नहीं है। उन दोनों की आत्मा को पता नहीं क्या लग रहा हुआ कि हम दोनों को तो मंत्री पद से हटाया था ये बोल के कि 75 साल के हो गए। इंडिया अलायंस है, उसमें उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ तालमेल हो जाए। वहाँ कुछ चूक हुई क्या कांग्रेस से? कांग्रेस जो गेन कर सकती थी विंध्य और बुंदेलखंड में, वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। टिकटों की घोषणा हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ तस्वीर टिकटों के वितरण के बाद साफ हुई है, लेकिन सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रतिपक्ष कांग्रेस टिकटों के बंटवारे के बाद विरोध के सुरों से जूझ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब दूसरी तस्वीर साफ होगी जब नाम वापसी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल टिकटें जो बटी हैं, अगर हम उसका विश्लेषण करना चाहें तो क्या कुछ तस्वीर फिलहाल बन रही है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। 2.5 दशक का आपका पत्रकारिता का अनुभव है, आप बेहद अच्छे विश्लेषक हैं, बहुत पैनी और बारीक निगाह राज्य की राजनीति, विभिन्न राजनीतिक दलों पर रखते हैं। हम ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और आज पूरी की पूरी चर्चा हम इसी पर करने वाले हैं। हमारे साथ हैं फ्री प्रेस के संपादक श्री नितेंद्र शर्मा जी। नितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम शुरुआत करें तो सबसे पहले टिकटों का जो एक सिलसिला था वो खत्म हो चुका है, धुंधल का साफ है। इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं? क्या कुछ तस्वीर दिखती है? एक तो ओवरऑल हम बात करें, 230 सीटों में से लगभग सभी सीटों की घोषणा अगर हम कहें तो बीजेपी ने भी 2 सीटें घोषित करनी है। क्या तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं? देखिए, टिकटों के वितरण के बाद हर राजनीतिक दल एक अनुमान लगाता है कि मैंने इसको टिकट दिया है, ये जातिगत समीकरण है, लेकिन दोनों में से किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी संख्या में जो है वो बागी कहें या आपके जो है वो सामने इतने सारे रिवेल जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो टिकट तो दोनों दल जो है जब बांटते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सर्वे कराएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हमने नीचे से आकलन किया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बड़े नेता बैठते हैं वो अपने हिसाब से टिकट तय करते हैं। 50-60% टिकट तो सर्वे बताते हैं, लेकिन बाकी जिसको नहीं देना उसके लिए सर्वे होता है। क्योंकि अगर भाजपा की हम सूची की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय का 1 नंबर से नाम कौन से सर्वे में आया होगा, या दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम कौन से सर्वे में आया होगा, या भोपाल दक्षिण से भगवान दास सबनानी को यदि लास्ट टाइम पे टिकट दिया तो जो व्यक्ति हुजूर से टिकट मांग रहा था उसका नाम दक्षिण के सर्वे में कैसे आया होगा, या जो 1.5 साल से अभिलाष पांडे जो है वो जबलपुर पश्चिम में वर्किंग कर रहा होगा, उसका जबलपुर उत्तर से नाम कौन से सर्वे में आया होगा। तो साफ है नेताओं की ये सहूलियत है कि सर्वे वर्वे बताते रहो, बाकी जो है वो टिकट हमेशा से ये माना जाए कि 20% टिकट जो है वो दोनों दलों में गलत हो जाते हैं। तो इस बार भी लगभग वही स्थिति है कि दोनों दल जो है अगर हम निकाल के देखेंगे तो 15 से 20% टिकट जो है वो दोनों दलों में गलत है। दिग्विजय सिंह जी ने स्वीकार किया है कि हमारे 10% टिकट जो है हमने सर्वे से इतर दिए, 90% सर्वे पे है। बहुत 4 सर्वे की बात की है, आपने साफ कर दिया कि बीजेपी में कहीं ना कहीं चूक हुई। ये क्या कहीं फाउल सा दिखता है, फाउल हुआ है कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि एडजस्टमेंट होते हैं, सर्वे के साथ एक एडजस्टमेंट होते हैं कि भाई ये हमारा नेता है या ये हमारा समर्थक है, इसको यहाँ से नहीं मिल रहा तो यहाँ से एडजस्ट कर दो, बाद में जिता लाएंगे। ये एक बात जो आती है ना कि हम बाद में जिता लाएंगे, सभाएं कर देंगे, माहौल बना देंगे, तो सब लोग उसी अनुमान के कारण जो है वो इस अंदाज में टिकट कई बार जो है वो दे देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ी विचित्र सी स्थिति जो है वो इस बार खड़ी हो गई है कि जब तक नाम वापसी जो है वो नहीं हो पाएगी, मुझको लगता है तब तक बहुत क्लियर नहीं होगा। दोनों दल जो है वो लगभग 80-80 सीटों पर ऐसे हैं कि जहां उनकी पोजीशन ठीक ठाक दिख रही है, और जो बाकी 70 सीटें हैं बहुत कुछ उस पर इस बार जो है चीज़ें निर्भर करेंगी। क्योंकि जो टिकट बटे हैं यदि आप उनको देखें तो भाजपा के जो है वो 24 विधायकों के टिकट कटे हैं। भाई यशोधरा राजे ने खुद ने मना करा चुनाव लड़ने का, गौरीशंकर बिसेन की बेटी को टिकट मिल गया, उधर से सुलोचना रावत के बेटे को टिकट मिल गया, तो प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं तो जालम सिंह पटेल का टिकट कटा है। तो मोटा मोटा यदि हम देखें तो टिकट जो है वो 24 विधायकों के भाजपा ने काटे हैं और 10 विधायकों के जो है वो कांग्रेस ने काटे हैं।
उस पर भी बात चल रही है कि 2-3-4 टिकट अगर बदल सकते हैं तो शायद 5 टिकटों के आसपास बदलने की संभावना है। तो अगर 5-6 टिकट मुझे लगता है फिर ऐसे बचेंगे जो कांग्रेस ने काटे हुए, क्योंकि वही पुराने विधायकों को शायद फिर टिकट देने की बात चल रही है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो वही चेहरे हैं, और भाजपा ने तो जिन लोगों को टिकट काटे उनकी जगह जिन लोगों को खड़ा किया है वो लोग हैं जो 2008 और 13 में विधायक रह चुके हैं। अधिकतर वो लोग हैं। उमा खटिक को अगर हटा से खड़ा किया तो वो 13 में विधायक थी, तो पहले जिनके टिकट काटे उनको फिर से खड़ा कर दिया। तो मोटा मोटी जो है जो भी लोग हैं वो वही नेता हैं। कांग्रेस ने इसमें देखा जाए तो ये प्रयोग जब रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस का समझ में आएगा। कांग्रेस ने लगभग मुझे लगता है 60 नए चेहरे उतारे हैं। उन 60 आयु वर्ग का भी उसने ख्याल रखा है जी। लेकिन उन 60 चेहरों में वो लोग हैं जो इस बार लास्ट ईयर जो है वो नगर पालिका जीत के आए थे या जिला पंचायत का चुनाव जीत के आए थे। क्या वो जिला पंचायत या नगर पालिका का चुनाव जीतने वाला इस काबिल हो चुका है कि वो विधायक बन जाएगा? ये इस चुनाव के नतीजे से समझ में आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि एक चुनाव जो है, जो व्यक्ति लड़ता है, यंग व्यक्ति, वो लड़ने के लिए लड़ता है, दूसरा चुनाव तक जीतने के लिए हो जाता है। तो कांग्रेस को वो झटका ना लग जाए कि वो अभी लड़ने के लिए अगर लड़ा हुआ तो इन 60 चेहरों में से कितने जीत के आते हैं, इस पर बड़ा निर्भर करेगा। आपने कहा हम यदि बीजेपी की सूची देखें, चौथी और पांचवी सूची, बीजेपी ने बहुत इस बार था कि दिल्ली के हाथों में कमान है, पूरी की पूरी टिकट भी वो बांट रही है, बहुत पैनी निगाह है, इस बार बहुत छन्ना लग के टिकट मिलने वाला है। लेकिन चौथी और पांचवी सूची जो आई उसने थोड़ा चौंकाया। बहुत सारे ऐसे नाम जिनको ये मान रहे थे कमजोर कड़ियां हैं, वो कमजोर कड़ियां फिर टिकट पा गई। इससे कैसा देख रहे हैं, क्या नुकसान करेगी बीजेपी? देखिए, ऐसा लगता है कि वो छन्ना करते करते सूपा हो गया। तो वो छन्ना कर रहे थे, नीचे नाम निकाल रहे थे, लेकिन अचानक से उनको लगा कि ये निकालने में ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि दूसरी सूची आने के बाद जिस तरीके से बड़े नेताओं को टिकट दिया गया, फिर एक बड़े नेताओं को टिकट देने के बाद अब और कितने लाओगे, फिर एक बात आई कि और सांसदों को लड़ाया जाएगा। तो ऐसा लगा जैसे बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि इस बार चुनाव कैसे लड़ना है। तो पहली, दूसरी और तीसरी सूची में एक नाम आया था। उसके बाद ऐसा लगता है कि फिर बीजेपी को ये लगा कि भाई राज्य की यूनिट पर छोड़ो, राज्य की यूनिट तय करे। राज्य की यूनिट ने जब कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन देखा तो उसको भी लगा कि कोई रिस्क मत लो, तो मैक्सिमम उन लोगों को लड़ा दो जिनके खिलाफ जो है, या जो लोग पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जिसका टिकट काटो उसकी जगह भी उसको दे दो जिसने पहले चुनाव लड़ाओ। बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं ली, सेफ गेम खेला है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो चौथी और पांचवी सूची में रिजल्ट आने पे पता चलेगा कितने लोग जीते। टिकट बांटने में सेफ गेम खेला है, गदर वदर ज़्यादा ना हो उससे बचने की कोशिश की गई है। ये कैसा सेफ गेम है? आप जब ग्वालियर में नगर निगम चुनाव होता है तो आप उन्माया सिंह को उम्र दराज बता के टिकट नहीं देते कि ये उम्र दराज है, बाद में आप उन्हें विधानसभा में उतार देते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो मतलब ऐसे चेहरे थे जो इनलेवेंथ माना जाने लगा था, उम्र दराज माने जाने लगे थे, उनको टिकट देना, तो ये आप सेफ गेम में कहीं ये नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा? देखिए, टिकट तक तो ठीक है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बाबूलाल जी गौर और सरताज सिंह जी दोनों हमारे बीच में नहीं है। उन दोनों की आत्मा को पता नहीं क्या लग रहा होगा कि हम दोनों को तो मंत्री पद से हटाया था ये बोल के कि 75 साल के हो गए। Exactly. और 81 साल के नागेंद्र सिंह गुड़ और 80 साल के नागेंद्र सिंह नागोद जो है वो दोनों चुनाव मैदान में है। 76 साल के जयंत मलैया चुनाव मैदान में है। तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, चुनाव में जब टिकट बांटते हैं तो कोई फार्मूला नहीं होता। और भाजपा जिन फार्मूलों की बात कर रही थी या जिन क्राइटेरिया की बात कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइटेरिया चला। भाई मानवेंद्र सिंह जी का बेटा कामाख्या चुनाव लड़ रहा है, सुलोचना रावत का बेटा विशाल चुनाव लड़ रहा है, गौरीशंकर बिसेन की बेटी चुनाव लड़ रही है। अब ये सब चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह जी का बेटा रामू चुनाव नहीं लड़ सकता, या कैलाश जी को टिकट दिया तो आकाश को टिकट नहीं देंगे। विजय शाह का भाई संजय शाह चुनाव लड़ सकता है। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, सहूलियत हो गई है राजनीति में। टिकट नहीं देना तो उसको क्राइटेरिया बताओ, उम्र बताओ, सर्वे बताओ, और मापदंड बताओ। खत्म करना हो किसी नेता को तो उसको बता दो कि तुम्हारे खिलाफ ये माहौल चल रहा है, सीडीवीडी ला दो किसी की, और कोई पॉइंट बता दो कि ये माहौल है। और जिसको देना है उसको कोई आधार नहीं होता टिकट देने का। आप उठा के सूची देख लीजिए, दोनों दलों में कई नाम ऐसे हैं जिनका कोई आधार, यदि हम देखा जाए कि इसको टिकट देने का क्या आधार होगा, तो हमारी भी समझ में नहीं आता। सबको पता है कि हुजूर जो है बेरागढ़ सिंधी बहुल सीट है और भोपाल दक्षिण से सबनानी लड़ रहे हैं। तो सब अपनी अपनी सहूलियत से टिकट देते हैं कि उमाशंकर जी को टिकट नहीं देना तो सबनानी को लड़ा दो। मतलब देखा जाए तो ये सब आधार उसके लिए हैं जिसका टिकट काटना हो। 8 हेवी वेट लोगों को उतारा है, 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद, टोटल 7 मौजूदा सांसद, कैलाश जी,
ये दांव कैसे दिखते हैं, या बंध गए हैं ये लोग, या जैसे ये उम्मीद थी कि ये पूरे राज्य में से, कैलाश जी ने तो पहले दिन कहता मेरा तो चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था, मैं 3 हेलीकॉप्टर से समाये करूंगा या कारों से करूंगा, और मेरी मंशा के विपरीत सी बात की थी। ये क्या कुछ भले ही आला कमान का कुछ अपना इसके पीछे गणित और वो हो, लेकिन इसमें कितना नुकसान आप देखते हैं? ये क्या बांध दिया गया इन लोगों को, जो ये चेहरे होते थे अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, ये फायदा करेंगे नुकसान करेंगे? देखिए, देखा जाए तो करीब करीब 20 सर्वे आ चुके हैं अभी तक मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। सभी लोग ये बताते हैं, कोई बताता है कि भाजपा की 118 से 120 सीट है, कोई बताता है कांग्रेस की 118 से 120 सीट है। एक भी सर्वे ने ये नहीं बताया अभी तक कि भाजपा या कांग्रेस 150 सीट ला रहे हैं। मतलब मुकाबला नेक टू नेक है। जब नेक टू नेक मुकाबला हुआ और ये अंदाज लगाया गया कि ऐसी कौन सी सीट है जो हम नहीं जीत रहे, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मतलब जैसे कहें कि मेरा अनुमान है ये, कि दिमनी, इंदौर एक, या आपके सीधी, या जो सीट गाडरवारा जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी, उसके बाद 17 सीट जो है वो पिछली बार कांग्रेस जीती थी। तो ये सीटों पर ये अनुमान लगाया गया कि ये सीट तो सर्वे में आ रही हैं कि हम मान लीजिए हार रहे हैं। अब हार रहे हैं तो इसको 4 सीट या 5 सीट कैसे बढ़ाई जाए? तो दिमनी से नरेंद्र तोमर को लड़ा दो, इंदौर एक से जो है वो आप कैलाश विजयवर्गीय को लड़ा दो, गाडरवारा से राव उदय प्रताप सिंह को लड़ा दो। तो एक एक सीट को कैसे हम, मतलब एक एक सीट कैसे कब्जे में ले सके? क्योंकि अगर ऐसा लग रहा है कि अंतर 10-12 सीट का आ रहा है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में 10-12 सीट का अंतर है। मान लीजिए लास्ट जो सर्वे आया उसमें आया कि कांग्रेस को जो है वो करीब 116-115 सीटें मिल रही हैं, या भाजपा 105-108 सीट पर खड़ी है। तो 5 सीट और कैसे बढ़ाई जाए? तो 5 सीट बढ़ाने के बाद इसलिए नरेंद्र तोमर को दिमनी से उतार दो, एक सीट पे तो कम से कम हो सकता है जो है वो चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए। इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय को उतार दो, एक और सीट पे संभावना बढ़ाओ। लेकिन इस चुनाव के नतीजे बताएंगे कि ये प्रयोग सही हुआ या प्रयोग गलत हुआ। दूसरा, इन नेताओं से को मध्य प्रदेश भेजा, ये तैयारी आप देखिए, मैं हमेशा इस बात को पहले भी कहीं बोला है मैंने कि 2023 से 2024 की तैयारी हो रही है। हमको 2024 में नए चेहरे उतारना है मान लीजिए, तो हम 2023 में कुछ चेहरे ऐसे उतार दो जो चुनाव जीतें या हारें, हमको उनसे मुक्ति मिले, ताकि हम 2024 में कुछ नए चेहरे उतार सके। तो ऐसा लगता है कि जो भाजपा का सेंट्रल है उसकी ये रणनीति है कि अब आपको 2024 में जरूर, मुझे लगता है इस बार बड़े नए चेहरे दिखाई देंगे। जो प्रयोग हम बात कर रहे हैं विधानसभा में बीजेपी नहीं कर पाई, वो लोकसभा में दिखाई देगा। आपको मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं 29, उसमें आप देख लीजिएगा 10 से 12 जगह आपको नए चेहरे जो है वो लोकसभा में दिखाई देंगे, क्योंकि उन चेहरों को उनको मोदी के नाम पर जिता के लाना है, तो वो वहां पर एक नया चेहरा पटक देंगे। मध्य प्रदेश में उन्होंने उन पुराने चेहरों को भेज दिया, अब तुम जीतो तो तुम वहां पर विधायक बनो, अगर सीटें कम आई तो उसके बाद क्यों उपचुनाव कराया जाएगा, तो तुम विधायक बन के रहो। और तुम अगर हार गए चुनाव, तो जब तुम अपने लोकसभा क्षेत्र की एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सकते तो तुमको किस आधार पर लोकसभा टिकट दें? तो ये सारे नेताओं को तो गले में फंदा बांध के जो है खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहना है आप। अगर हम इसको रीजन वाइज देखें, कहते हैं कि सत्ता का रास्ता मालवा निमाड़ से निकलता है। पिछली बार नेक एंड नेक की स्थिति थी, कांग्रेस हल्का सा अप थी। इस बार आप ये टिकटों के वितरण के बाद, मैंने भी अपने, हम दोनों ने कहा है कि साफ तो तस्वीर जब नाम वापसी के बाद होगी। अभी आप क्या देख रहे हैं, वहां क्या स्थिति लगती है? टिकटों के वितरण जो हुआ वो क्या आपको दिखला? देखिए, मालवा निमाड़ में जो पिछला नतीजा था वो 66 सीटों में से 29 भाजपा जीती थी और 37 सीटें कांग्रेस जीती थी। मोटा मोटी अगर हम देखें तो मालवा जो है वो भाजपा का गढ़ रहा है। इंदौर और उज्जैन संभाग दोनों भाजपा के लंबे समय तक गढ़ रहे हैं। पिछली बार उज्जैन संभाग में तो फिर भी ठीक ठाक था, क्योंकि मंदसौर में, नीमच में बीजेपी की सीट अच्छी आ गई थी, लेकिन धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी बीजेपी पूरी तरह साफ हो गई थी। तो इस बार में जो है वो 66 सीटों में से लगभग दोनों बराबर पर खड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी को कुछ जगह से यदि फायदा होगा, जैसे कहें कि खरगोन में हो सकता है 1-2 सीट बीजेपी की बढ़ जाए, बड़वानी में 1-8 सीट आ जाए, धार में 1-8 सीट जो है वो बढ़ जाए। लेकिन बीजेपी जो सीट जीती थी, 29 सीटें जो जीती थी बीजेपी ने, उसमें से कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने वही पुराने चेहरे रिपीट कर दिए हैं। तो कुछ जगह जैसे धार में लोग बता रहे हैं कि आपके कड़ा मुकाबला है, तो ऐसे वर्मा को आपने दिया, ऐसे आपने जो कहा बहुत सारे ऐसे जो है कमजोर कड़ी है, जो आपकी कमजोर कड़ियां हैं। उज्जैन में भी जो है वो वही मोहन यादव जो है वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। और भी जो सीटें दी गई हैं, आलोट जो है वो चिंतामण मालवी को भेज दिया जो उज्जैन सांसद थे। तो कुछ सीटें जो बीजेपी ने टिकट बांटे हैं उससे आपकी कुछ अगर सीटें कम होंगी, कुछ अगर 2-4 सीटें आप बढ़ा लेते हो, लेकिन अमूमन 66 सीटों में अभी तक जो दिख रहा है वो बराबर की स्थिति दिखाई दे रही है। हो सकता है 34-35 सीटें कांग्रेस ले आए, या ये हो सकता है कि 34-35 सीटें बीजेपी ले आए।
ग्वालियर चंबल जो पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण बड़ा एक फायदा कांग्रेस ने पाया था, अब उलट सी स्थिति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है यहाँ है, लेकिन वहाँ भारी नुकसान की संभावना है जतलाई जा रही। आपकी बड़ी पेनी निगाहें रहती हैं, आप बहुत बारीकी से देखते हैं। वहाँ क्या आप आकलन पा रहे हैं? वहाँ क्या 36 सीटों का क्या आप देखते हैं कि अभी टिकटों के बाद? देखिए, सिंधिया जी कांग्रेस के ही नेता थे। मतलब सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब सिंधिया जी जिस शहर में जाते थे तो वहाँ पर मीडिया से लेके राजनेता से लेके सब में हलचल हो जाती थी। आज सिंधिया जी आकर चले जाएं, पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये फर्क साफ दिखाई दे रहा है। तो ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो पिछले चुनाव में कांग्रेस को जो फायदा हुआ था वो बड़ा कारण सिंधिया जी थे। एक हवा थी वहाँ पर कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों ने वोट दिए। इस बार तो ये कोई हवा ही नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जो लोग सिंधिया जी के साथ आए थे, भाजपा ने उस समय उनको इसलिए पूरी ताकत लगा के जिताया था कि हमारी सरकार बनी रहे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, यदि ये चुनाव हार गए तो इनके चुनाव हारने के साथ हमारी सरकार भी चल देगी। एक व्यक्ति को कभी कभी कोई व्यक्ति इसलिए टॉलरेट कर लेता है कि अभी कोई दूसरा स्वार्थ होता है। अब भाजपा के उन नेताओं के पास ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। चुनाव हो रहा है, उनको भी ये कहा गया था कि इनको इस बार टिकट दे रहे हैं, अगली बार जरूरी नहीं इनको टिकट मिले, क्योंकि पहले टिकट मिला, जो हार गए वो निगम मंडल के अध्यक्ष बने, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, अब उनको फिर से क्यों टिकट? तो इसलिए वैसे भी सिंधिया जी की अगर हम टोटल बात करें तो 19 में से 13 लोगों को टिकट मिले हैं इस बार। जी, 6 लोगों के टिकट ऑलरेडी कट गए। गए। 2 टिकट उन्होंने अलग से दिलाए, एक भीतरवार में मोहन सिंह राठौर को और एक हीरेन सिंह बंटी बना को राधोगढ़ से, जिन दोनों की अभी तक राघवगढ़ उनके निशाने पर है। वो बहुत चमके की जयवर्धन के खिलाफ, जिस जयवर्धन के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी को उतारा है। तो इसलिए ग्वालियर चंबल का हम टोटल आकलन करें यदि तो 34 सीटों में से पिछली बार 6 सीटें जो हैं वो भाजपा को मिली थी, 27 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली थी और एक जो है वो भिंड से संजीव कुशवाहा चुनाव जीते थे। बाद में बीजेपी में आ गए थे, बसपा से जीते। अभी तक के जो टिकट वितरण के बाद दिख रहा है कि भाजपा यदि 6 से बढ़ी भी तो भाजपा 10 से ऊपर नहीं जा पा रही है। अभी तक जो आंकड़ा दिख रहा है, भारी नुकसान। मतलब अभी तक मेरे हिसाब से मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले चुनाव की तुलना में देखा जाए तो बीजेपी को इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा लाभ अभी बीजेपी को ग्वालियर चंबल में होगा। महाकौशल हम देखें, महाकौशल क्या देख रहे हैं? महाकौशल में क्या दृश्य फिलहाल? हम बार बार वही कहते हैं कि अंतिम तो नाम वापसी के बाद ही चीजें क्लियर होंगी। नाम वापसी के बाद आएंगे, अंतिम तो सही बात तो ये कि परिणाम में ही पता चलता है। बिल्कुल, हम तो अपना आकलन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हम हमारे मतलब जो आकलन महाकौशल को लेके, महाकौशल में लगभग 38 सीटें हैं और पिछली बार बीजेपी काफी नुकसान में थी। देखा जाए तो छिंदवाड़ा की पूरी 7 सीटें जो है वो कांग्रेस ले गई थी। इस बार मनमोहन शाह की बिटिया को लगे शायद वहाँ कुछ खाता खुल जाए, ऐसा लगता है। मुझको ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा में भाजपा इस बार जो है वो 2 सीटें कम से कम लेकर जाएगी, मतलब 7 सीटें जो है वो नहीं लेकर जाएगी। नुकसान हुआ कमलनाथ के लिए कि उनके अपने गढ़ में 7 की मुझको लग रहा है कि वो क्योंकि वो सेंध तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ही लग गई थी। जी, जब कमलनाथ जी जो उपचुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री रहते हुए लड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा उस चुनाव के नतीजे से कि छिंदवाड़ा की जनता ने एक तरफा वोट दिया हो। तो एक तरह से ये उम्मीद की जा सकती थी उस समय कि जो दूसरा सामने प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त होना चाहिए। कमलनाथ जी जैसा छिंदवाड़ा का लोकप्रिय नेता विधानसभा उपचुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा था, उम्मीद यही की जा रही थी कि मतलब बहुत जब विधानसभा एक तरफा चुनाव होगा। जब उपचुनाव, तो आप देखिए ना, जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी जैसे लोगों भी जब मतलब कभी चुनाव में, अगर जब आदमी चुनाव में उतरता है, उपचुनाव में देश का प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि वो तो जबरदस्त जीत होगी। तो वो स्थिति नहीं दिखाई दी थी। तो छिंदवाड़ा में बीजेपी पहले भी जीतती रही है, विधानसभा में कई सीटें जीती है। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। तो अब के फिर ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 7-0 तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। और वहाँ पर बालाघाट है, सिवनी जिला है, जबलपुर है, मंडला है, डिंडोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो पिछली बार से 2-4 सीटें ज़्यादा लेके आएगी महाकौशल में। मतलब वो स्थिति जो पिछली बार थी उससे बीजेपी कुछ थोड़ा सा ठीक दिखाई देगी इस बार। विंध्य को लेकर बड़ी उम्मीदें थी। बीजेपी ने पिछली बार विंध्य अगर गच्चा नहीं खाती कांग्रेस तो ये हाल शायद नहीं होता जो सरकार गिरने जैसा। नहीं, भाजपा की तो सरकार विंध्य के कारण ही बनी। वही तो विंध्य इस बार जो है, अभी क्या देख रहे हैं विंध्य में? क्या स्थिति है विंध्य? क्या पिछली बार जैसा नुकसान कांग्रेस को देखते हैं वहां से जो सूचना थी, लेकिन अभी जो दल बदल हुआ है कुछ है तो वहां बीजेपी को भी कठिनाई पैदा हो रही है। तो ओवरऑल क्या दृश्य? ऐसा नहीं लगता कि मतलब बीजेपी को जितनी कठिनाई आज से 4 महीने पहले दिखाई दे रही थी, बीजेपी ने कुछ सुधार करे और कांग्रेस ने कुछ गलतियां की। तो राजन शुक्ला को मंत्री बनाने का मामला हो या
जो भी और चीज़ें कर सकती थी। तो बीजेपी ने एक अपने आप में सुधार करा विंध्य में। तो विंध्य में जो लोग ये मान रहे थे कि इस बार उल्टा हो जाएगा, यस, वो तो दिखाई नहीं देता। लोग ये मान रहे थे शुरू में कि विंध्य में जो है, जो कांग्रेस की स्थिति है वो भाजपा की हो जाएगी, जो भाजपा की स्थिति है वो कांग्रेस की हो जाएगी। ऐसा नहीं दिखाई देता अभी तक। अभी तक के हिसाब से ऐसा दिखाई देता है कि कांग्रेस थोड़ा बढ़ेगी, भाजपा थोड़ा कम होगी, लेकिन विंध्य में जो है वो एकदम उलटफेर नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के अगर टिकटों में अगर सर्वाधिक कहीं गड़बड़ी हम माने तो वो विंध्य में हुई है। भाई गिरीश गौतम के खिलाफ उनका भतीजा जो पद्मेश गौतम उतरा है, वो जिला पंचायत चुनाव जीत गया था गिरीश गौतम के बेटे से, लेकिन वो विधानसभा में गिरीश गौतम को हरा पाएगा इसकी संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ जो टिकट मिला है राजेंद्र मिश्रा जी को, वो भी जो है वो अपने आप में ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। वहाँ के लोगों को भी अजीब लग रहा है, लोग कह रहे हैं वहाँ कविता पांडे को टिकट दिया जा सकता था, महापौर चुनाव लड़ लेते तो अच्छे कैंडिडेट होते। त्योथर में जिस तरीके से हुआ, जो है वो सिद्धार्थ तिवारी का जो है वो टिकट काट दिया गया। तो विंध्य में वहाँ पर सिंगरौली में रेणु शाह को त्योथर बीजेपी ने दे दिया है। हाँ, तो ये फायदा होगा, क्योंकि वहाँ भी विरोध चल रहा है, अभी कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जो विंध्य की जो पट्टी है, वो विंध्य की पट्टी अभी भी जो है वो ब्राह्मण और ठाकुर वोटों में ही बटी हुई है, और वहाँ पर जो बाकी समाज हैं उनको भी ये दोनों लोग जो है वो डोमिनेट करते हैं। तो यदि किसी गांव में पंडित जी का राज है या किसी गांव में ठाकुर साहब का राज है, तो बाकी जो वोटर हैं, चाहे वो और भी जातियों के वोट हों, उनको ये लोग डोमिनेट करते हैं। तो इसलिए विंध्य की स्थिति जो है उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कांग्रेस बढ़ जाएगी, लेकिन कांग्रेस जो अनुमान लगा रही थी, जैसे चुरहट में अजय सिंह जी अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कमलेश्वर पटेल इस बार चुनाव में फंस गए हैं विश्वामित्र पाठक। तो कहीं आपकी एक सीट आ रही है तो कहीं आप दूसरी जगह फंस गए हो। ये अब जैसे यादवेंद्र सिंह पिछली बार 1200 वोट से चुनाव हारे थे, वहाँ से रश्मि पटेल को खड़ा कर दिया बीजेपी ने, इसीलिए नागेंद्र सिंह नागौत को फिर से खड़ा कर दिया। तो नागौत सीट जो है वो फिर फंस गई है जो है, वरना नागौत सीट आपके कांग्रेस की एक सेफ सीट हो सकती थी, जो थोड़े से अंतर से आप हारे थे। अभय मिश्रा को सेमरिया से लड़ा दिया गया है, जो अभय मिश्रा 2 महीने पहले जो है वो बीजेपी कांग्रेस अभी भी हाथों भी हुआ कि बीजेपी फिर कांग्रेस इस तरीके। तो वहाँ पर त्रियुगी नारायण जो है, वहाँ जो सेमरिया के नेता हैं कांग्रेस के, वो विरोध कर रहे हैं अभय मिश्रा का खुले में। तो अब अभय मिश्रा को चुनाव लड़ाने से वहाँ पर यह स्थिति हुई कि बीजेपी से केपी त्रिपाठी हैं और कांग्रेस से अभय मिश्रा है, और जनता दोनों को ही पसंद नहीं कर रही। तो ऐसी कुछ सीटों पे बीएसपी आपको भारी दिखाई देगी। तो जो आकलन कांग्रेस ने विंध्य को लेकर कर रखा था, मुझको लगता है कि वो पूरी तरह सफल नहीं होगा। विंध्य में बीजेपी की सीटें कुछ कम होंगी, लेकिन बीजेपी एकदम झटका खाएगी विंध्य में, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा। हम बुंदेलखंड आते हैं, बुंदेलखंड में जो दृश्य है, यूपी से लगा इलाका है, समाजवादी पार्टी भी वहाँ पर ताल ठोक के मैदान में खड़ी हुई है। जो अलायंस, इंडिया अलायंस है, उसमें उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ तालमेल हो जाए, हालांकि वो अलायंस नेशनल लेवल के लिए था, स्टेट के लिए नहीं था। कुछ वहाँ कुछ चूक हुई क्या कांग्रेस से? बुंदेलखंड में क्या देखते हैं, क्या परिदृश्य अभी फिलहाल में बनता दिख रहा है? जो गलती कांग्रेस से विंध्य में हुई थोड़ी उससे कम हुई होगी, लेकिन गलती छतरपुर जिले की बात करूँ टिकट में, तो वहाँ भी जो है वो गलती करी है कांग्रेस ने कुछ जगह पर। सागर की स्थिति में एक आध सीट का फर्क आएगा, नहीं तो पिछली बार सागर की 8 सीटों में जो है वो 6-2 थी शायद, जो है 2 सीटें कांग्रेस जीती थी। अब क्या हो सकता है कांग्रेस 3 जीत जाए, क्योंकि बीना सीट पर बीजेपी के विधायक का बड़ा विरोध है। बाकी रेहली में, सुर्खी में, खुरई में कोई बहुत फ़र्क दिखाई नहीं देता। सागर सीट पारिवारिक उसमें चली गई है कि जो है वो शैलेन जैन और उनकी बहू जो है वो निधि जैन चुनाव लड़ रही हैं। तो वही स्थिति टीकमगढ़ में है। पन्ना में जो है वो बीजेपी ने पन्ना से जिसको टिकट दिया है वो बृजेंद्र प्रताप सिंह को रिपीट कराए, पवई से भी विधायक को रिपीट कराए। तो वहाँ पर इनके खिलाफ लोकल में थोड़ा माहौल है। कांग्रेस के टिकट लेकिन ऐसे बेहतर नहीं है वहाँ पर। पवई में वही मुकेश नायक पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ से हारे भी हैं वहाँ से चुनाव। तो कांग्रेस ने भी वहाँ पर कोई ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया, और मूलतः कुछ जगह जो है वो बीजेपी का यहाँ एक वोट बैंक लंबे समय में बन गया है। और बीडी शर्मा के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा, क्योंकि पन्ना, छतरपुर उनका उनका एरिया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड की स्थिति जो है वो पिछली बार भाजपा के लिए बहुत अच्छी थी। थोड़ा बहुत बीजेपी वहाँ कम होगी, लेकिन कांग्रेस जो गेन कर सकती थी विंध्य और बुंदेलखंड में, वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। मध्य भारत बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार यहाँ भी ऐसा लगता है टिकटों को लेकर कुछ चूकें बीजेपी से हुई है। यहाँ बहुत ज़्यादा कांग्रेस फायदा पाते, या हमेशा हम जब देखते हैं तो मध्य भारत लगभग कमजोर होती। इस बार क्या आप मध्य भारत को देखिए, मध्य भारत में सीन जो है वो बीजेपी का एज रहेगा, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ जो मूल
वोटर का स्वभाव है वो बीजेपी के फेवर का है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा एज नहीं रहेगा जैसा और किसी सर्वे में आया कि एक तरफा बीजेपी जीत रही है, ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि जैसे रायसेन में भी पिछली बार बीजेपी लगभग सभी सीटें जीती थी, एक सीट कांग्रेस जीती थी केवल उदयपुरा की। लेकिन अब के ऐसा लग रहा है कि रायसेन में कांग्रेस की एक आध सीट बढ़ जाएगी, एक आध सीट जो है वो कांग्रेस की जो है वो सीहोर जिले में भी बढ़ सकती है, वहाँ भी चारों बीजेपी जीती थी। होशंगाबाद में जो है अमूमन अभी तक ये स्थिति बन रही है कि बीजेपी हो सकता है अच्छा कर ले, लेकिन हरदा में जो है वो कल नगर पालिका के पुराने अध्यक्ष जो सुरेंद्र जैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी के बड़े नेता थे, कमल पटेल का विरोध कर रहे हैं वो। तो एक जो स्थिति बनकर आ रही है उसमें बीजेपी का एज रहेगा, लेकिन कोई बीजेपी स्वीप नहीं कर रही है मध्य भारत में भी। और यही कारण है कि मतलब अगर हम क्षेत्रवार बात करें, मालवा निमाड़ को लें, मध्य भारत, बुंदेलखंड, महाकौशल, सारे क्षेत्र को अगर हम मिलाकर देखें तो 2018 की तरह ही एक सीन जो है वो लगभग निकल कर आ रहा है। तो कहीं किसी को एज मिलेगा तो कहीं किसी को थोड़ा कम रहेगा, लेकिन चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में बराबर का अभी तक जो है वो दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत 5-10 सीटों का फ़र्क है, लेकिन वो फ़र्क इसलिए मायने नहीं रखा था कि पिछली बार जो नतीजे आए थे उसमें 45 सीटें ऐसी थी जिनमें 5,000 से कम अंतर था जीत का। बिल्कुल। इस बार इन सीटों की संख्या मुझे लगता है बढ़कर 60-65 तक हो सकती है, जिनमें 5,000 या 7,000, 6,000, 3,000, 2,000 अंतर रहेगा। इन सीटों का अनुमान अभी कोई नहीं लगा सकता कि कौन निर्दलीय, कौन बसपा सपा 5,000, 4,000 वोट ले जाएगी और चुनाव के नतीजे को पलट देगी। जो बागी हैं, बिल्कुल खुलेआम जो खड़े हुए हैं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से, उनको लेकर वो कितना कुछ अभी फिर वही है कि अभी वक्त है, शायद जब तक नाम वापसी ना हो तब तक नहीं। लेकिन अभी तत्काल में हम देखें तो बहुत भारी नुकसान, कहाँ उलट पलट होने की संभावना है। देखें कि आप बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, आपको सारे समीकरणों का ध्यान रखते हैं, तो कहाँ आप पा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के 6-7 जो विधायक लगभग मैदान में आ चुके हैं और ऐसी कांग्रेस के, इन पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, एक भीतरघात और एक बगावत। भीतरघात अगर व्यक्ति करता है तो उसका असर होता है 500,000 वोट पे, उससे लंबा असर नहीं डरा। बिल्कुल। बगावत करके व्यक्ति चुनाव लड़ लेता है तो वो असर जो है वो 4 से 5,000 वोटों तक कभी कभी चला जाता है, जो परिणाम को प्रभावित करता है। भाई पिछली बार के ही हम परिणाम देखें तो लगभग 7 सीटें बीजेपी जो है वो 1,000 से कम से हार गए थे। जयंत मलैया हार गए थे, शरद जैन, नारायण कुशवाहा बहुत कम वोटों से हार गए थे। कांग्रेस भी 4-5 सीटें ऐसी थी जो 1,000 से कम में हार गई थी। तो ये जो बागी लोग खड़े हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि जिस दल का बागी हो उसी को नुकसान पहुंचाए। मेरी इस मामले में थोड़ी थ्योरी अलग है जी जी, कि यदि हुजूर सीट से, उसका एक उदाहरण आपको देके बताता हूँ कि जितेंद्र डागा यदि बागी होकर चुनाव लड़ेंगे तो वो नरेश ज्ञानचंदानी से ज़्यादा नुकसान रामेश्वर शर्मा को पहुंचाएंगे। कांग्रेस के बागी होंगे लेकिन उनका वोट बैंक है गांव कोलार, नरेश ज्ञानचंदानी का बेरागढ़ वोट है जो डागा नहीं काट पाएंगे। तो डागा बागी भले ही कांग्रेस के हों, नुकसान भाजपा को पहुंचाएंगे। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है, जैसे कई जगह बागी भले ही वो जो है वो भाजपा का हो सकता है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि जो वोट दोनों को मिलते हैं वो एक जाति का समीकरण होता है, उसका अपना स्वयं का प्रभाव किस जगह कहाँ प्रभाव किस जगह पर है उसका समीकरण होता है। तो इससे बड़ा साफ है कि ये नहीं कहा जा सकता एकदम से कि साहब ये किसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोनों दलों को, क्योंकि अभी की स्थिति में दोनों के बराबर टिकट गलत हुए हैं और दोनों जो हैं उनके लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कौन किसको बिठा लेता है उस पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी, क्योंकि कभी कभी होता है कोई व्यक्ति चुनाव भी लड़ने पहुंच जाता है लेकिन बाद में जिस दिन वोटिंग होती है उसके पहले वो बैठ जाता है, अपना समर्थन देता है, या कभी कभी समर्थन नहीं देता लेकिन अपनी पूरी मशीनरी को खींच लेता है। तो ये सब भी होता है। कभी कभी कोई नेता केवल अभी इसलिए बागी दिखाई दे सकता है कि वो चाह रहा हो कि कोई बड़ा नेता उसके घर आए, चाय पिए, फोटो खिंचवाए, तो उसकी जो इज्जत खराब हो रही थी कि वो टिकट मांग रहा था, टिकट मिला नहीं, तो लोग भी, मोहल्ले के लोग भी मजाक उड़ाते हैं और विधायक जी क्या हाल है। उस इज्जत से बचने के लिए वो दिखाए कि नहीं साहब ये बड़ा नेता मेरे घर आया था, मुझे इसने मनाया, इस कारण जो है वो वरना मैं तो चुनाव लड़ने खड़ा हो रहा था जो है और जीत रहा था। तो ये भी अभी आने वाले ये तो नितिन जी निकल के आ रहा है, आपने जो बात कही इसी पे फिर सवाल होता है कि बहुत से लोग तो इसलिए नाराज है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं। खुल के चीजें आई है कि बीजेपी से कई लोग इसलिए चले गए, उन्हें किसी ने रोका ही नहीं। हाँ। चाहे वो होशंगाबाद में जो जिस तरीके से दोनों भाई सामने आमने, सीताचरणी के सामने गिरजा शंकर जी हैं, उन्होंने खुलेआम कहा कि मुझे एक कोई रोकता तो कई लोगों ने कहा। तो शायद ये भी एक कहीं रणनीतिक चूक हुई है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में ये चीज रही कि उनमें मान मनोबल या कहीं ना कहीं शांत कर लेने की एक
होता था। कांग्रेस में हमने कभी नहीं देखा, उन्हें जाते हैं वहां तो उन्होंने कहा सिंधिया को ही कह दिया तो उन्होंने कि हाँ जाए, चले जाए मैदान में कूद जाए, तो इसलिए सरकार गंवा दी उन्होंने। लेकिन बीजेपी में ये जो हुआ, ये कहीं नुकसान हुआ इसको, क्योंकि आप ही के सवाल से वो सवाल निकला है आपके जवाब से। सेंट्रलाइज चीजें होने का कारण ये नुकसान हुआ कि किसी की समझ में नहीं आया कि रोकना किसको है। संगठन सोच रहा था कि ये शिवराज जी बात करें, शिवराज जी सोच रहे थे कि संगठन बात करें। जहाँ इन लोगों ने बात भी करी वहाँ दिल्ली से लोग आके बैठ गए थे, चुनाव मैंने कैप्चर कर लिया, मैंने कैप्चर कर लिया, ये बातें आने लगी थी कि आपके चुनाव वो देख रहे हैं, आपके चुनाव ये देख रहे हैं। इस पूरी उसमें जो है बीजेपी में जिसे कहें कि जो एक डैमेज कंट्रोल चुनाव के पहले होना था, क्योंकि अवधेश नायक या दीपक जोशी, रोशनी यादव, वीरेंद्र रघुवंशी, गिरजा शंकर शर्मा, ऐसे बहुत सारे बहुत लोग, लंबी फहरिस्त। ऐसी फहरिस्त थे, भंवर सिंह शेखावत, Exactly. जिन लोगों को मनाया जा सकता था। या तो ये प्रयास किया ही नहीं गया, और इसलिए नहीं किया गया कि ठीक है जा रहे हैं ना तो जाने दो टाइप का जो है वो एक हुआ कि जो उनका जो आकलन होगा उसमें उनको ये लग रहा होगा कि इनके जाने से नुकसान नहीं होगा। इनके जाने से नुकसान नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि हमको ये नहीं पता हो कि ऐसे 10 लोगों को रोका भी गया हो जिनका ये अनुमान इनको हो कि इनके जाने से नुकसान हो रहा है। तो ये जो नेता कितने पानी में हैं, ये अभी सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा कि हकीकत में बीजेपी की ये रणनीति ठीक थी कि नहीं थी। जैसे बदनावर में लोग बोल रहे हैं कि दत्ती गांव के खिलाफ भंवर सिंह शेखावत को टिकट मिलना दत्ती गांव के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि जो पूरी टीम है आज बीजेपी की भी टीम उनके पास है और कांग्रेस की भी टीम उनके पास है, तो वो उनके लिए जो है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ विरोध कर रही है भंवर सिंह शेखावत के टिकट का। तो दीपक जोशी का खातेगांव में हमने हाल देखा, तो कांच फोड़ दिए गए, गाड़ी के कांच फोड़ दिए गए। तो ये भी हो सकता है कि ये एक रणनीति हो, क्योंकि दीपक जोशी मैंने पहली बार ऐसा कोई नेता देखा जिसने तारीख दी हो। 28 तारीख को कोई नेता बोल रहा हो कि मैं 6 तारीख को ज्वाइन करूंगा, उसके बाद भी कोई नहीं मना रहा हो, तो उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। तीसरी जो शक्तियां हैं मध्य प्रदेश में, बहुत वजूद खत्म सा है लेकिन फिर खड़ी हैं। और जो हालात इस वक्त हैं, हम देखते हैं 2003 के से कुछ हालात देखते हैं। 2003 में एक तरफा माहौल था कि एक तरफा बिल्कुल कांग्रेस के बहुत विरोध में माहौल था। उस समय में सपा ने कमाल किया था। अभी जो है, अभी जो ये जब कहते हैं कि जब दो बंदर लड़ रहे हो तो बिल्ली को फायदा हो जाया करता है, कहावत जो इस तरीके की है। इस परिदृश्य में बसपा ने जैसे 111 उम्मीदवार अपने दिए हुए हैं, यहाँ पर 43 उम्मीदवार अब तक सपा दे चुकी है, आप भी लड़ रही है। ये कितना क्या डैमेज कर सकते हैं, किसको कैसे देखते हैं, क्या नुकसान, किसको फायदा? आपने वैसे कहा है कि तो वोट भी कुछ जगह कटेंगे, लेकिन कई जगहों पर तो ये हुआ कि जो बागी हैं जाके गोद में बैठ चुके। अक्सर होता है कि बीएसपी का तो आउटलेट हमेशा ही खुला रहता है कि जब वो उसका कहीं कोई नहीं है तो आइए हमारे साथ, टिकट कैसे देते हैं सबको हमको मालूम। फिर भी इसको अभी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि जो परिणाम आएगा उसमें 220 सीटें, 230 में से 220 सीटें भाजपा और कांग्रेस को बटेंगी। ये सारे लोग वोट काटते काटते रिजल्ट जो आएगा उसमें इनकी जीत जो है वो 10 सीटों पर सिमट जाएगी। 10 से ऊपर सीटें, पिछली बार 7 सीटें मिली थी, अब के थोड़ी बढ़ी तो 10 से 12 हो सकती हैं। लेकिन जो मूल सीटों पे जीत होगी वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगी। ये लोग वोट काटेंगे, क्योंकि लाहौर से चाहे रसाल सिंह हो, चाहे मुरैना से राकेश सिंह हो, या जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग वोट काटेंगे, जीत और हार का कैलकुलेशन खराब कर देंगे। कौन जीतेगा इसकी संभावना लोग अंदाजा लगाना मुश्किल कर देंगे, लेकिन जीत आखिरी में जाके, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास मध्य प्रदेश में एक वोट है। आज की तारीख में एक उनका फिक्स वोट है, जिसे हम कहें कि 15%, 20% कांग्रेस का वोट है, 15 से 20%, 20 साल सरकार चलाते चलाते भाजपा ने भी खड़ा कर लिया है। तो दोनों का अपना एक वोट है, वो वोट उनके कैंडिडेट को मिलता है। ट्राइबल इलाके में आप कई जगह चले आएँ तो आप पूछें किस पे वोट देंगे, तो चुनाव चिन्ह ही का ही नाम लेते हैं कि हम तो साहब उस पर वोट देते हैं। कई लोग इस पर आजकल वोट देते हैं। मतलब आप ग्रामीण राजनीति हमारे यहाँ बड़ी अलग है कि साहब हमने पिछली बार इसको दिया था इसलिए अब की बार इसको दे देंगे। मतलब वो सिर्फ बदल देते हैं वोट के, एक बार फूल को दिया तो एक बार पंजे को दे दो, फिर एक बार फूल को दे दो, फिर एक बार पंजे को दे दो। तो वो स्थिति है। लेकिन हाँ, बसपा के साथ दो चीज़ें, जिस कैंडिडेट का खुद का वोट होगा, साथ में कुछ नीचे जातियाँ ऐसी हैं जहाँ बीएसपी का समीकरण बहुत अच्छा है, वो लोग हाथी को आज भी सबसे प्रायोरिटी देते हैं। तो यदि ऐसा कुछ रहा तो कुछ कैंडिडेट जीत सकते हैं, नहीं तो ये लोग जीत हार के समीकरण जरूर प्रभावित करेंगे, जिसके कारण ये अंदाजा नहीं लग पाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। नहीं, बीएसपी और जीजीपी का एक गठबंधन है, जीजीपी कई टुकड़ों में, तो बीएसपी और जीजीपी जो आपस में है, ये भी कुछ दोनों के जो तालमेल हैं, ये कुछ ज़्यादा नुकसान
पैदा करते हैं? कुछ आप इसको देखते हैं कि जो ट्राइबल वोट्स हैं? वोट काटने में एक्चुअली वही मैं वापस कह रहा हूँ, वोट काटने में नुकसान करेंगे। 10 से 15 हज़ार वोट ले जाएंगे सीट्स पर, जो भी इनके गठबंधन है वहाँ से 10 से 15 हज़ार वोट जो है वो ये ले तो जाएंगे। किसी भी दल का नुकसान, जहां जैसी स्थिति होगी वहां नुकसान वहाँ नुकसान होगा, कहीं भाजपा का नुकसान होगा, कहीं कांग्रेस का नुकसान होगा। उस कैंडिडेट के वोट जो है वो कहीं प्रभावी होगा, लेकिन ये लोग अगर सेंधमारी कर देंगे तो वो वोट कट जाएगा। लेकिन जीत के लिए यदि आपको 70,000 या 80,000 वोट तक जाना है, आपको कहीं कहीं 1 लाख वोट तक जाना है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल काम होगा इनके लिए वोट काटना जो है वो ये काटेंगे। और ये बीएसपी का या जीजीपी का गठबंधन हो या सपा के कुछ जगह कैंडिडेट खड़े हैं, विंध्य में आम आदमी पार्टी के कुछ जगह कैंडिडेट खड़े हैं, तो जो चुनाव में जीत है वो बहुत नहीं मुझे दिखाई दे रही मिलेगी लोगों को। तो मध्य प्रदेश का चुनाव देखा जाए तो 2008 की तरह हो गया है, मतलब मैं 3 की तरह नहीं 8 की तरह हो गया। 8 में भी 3 मुख्यमंत्री बदल चुके थे, सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन जनशक्ति पार्टी को मिले वोटों ने भाजपा को फिर से सत्ता में लाके खड़ा कर दिया था। कांग्रेस से टिकटों में गलती हुई, जनशक्ति ने भाजपा का साथ दिया। इस बार टिकटों में दोनों में गलती हुई है। अब जो तीसरे लोग खड़े हुए हैं, ये बागी कितने खड़े होते हैं, क्योंकि मुझको अभी तक जो लग रहा है बहुत सारे लोग गदर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब संख्या जो निकल कर आएगी वो, जब मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी संख्या जो है वो जब खड़े होंगे लोग, तो मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल में दोनों दल जो है वो लगे हुए हैं। और काफ़ी कुछ जो है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी बड़े माहिर माने जाते हैं, वो अभी जिस तरीके उन्होंने मैदान संभाल लिया, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को जो है वो बिठा दिया जाएगा, कुछ लोगों को समझा दिया जाएगा। आप देखिए भोपाल का ही देखिए, 3 महीने पहले जिलाध्यक्ष बना था, पीसी शर्मा का टिकट घोषित होता है और शाम को प्रवीण सक्सेना जिलाध्यक्ष हो जाते हैं। तो व्यक्ति को, क्योंकि जो भी व्यक्ति है उसको पता है कि अब टिकट तो मिलना नहीं है, टिकट मिल चुका है दूसरे को। चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए अब राजनीति में, उतना पैसा नहीं है। अगर कोई पद मिल रहा है तो बहुत सारे लोग इस पर समझौता ये भी है कि शायद हम सत्ता में आ जाएं तो वो हमारे लिए तो एक आश्वासन मिलता है, एक पद मिलता है। आपका जब टिकट कटता है और आप अच्छे दावेदार होते हो तो आपको जब निगम मंडल या कहीं एडजस्टमेंट में प्रायोरिटी दी जाती है। ये भी हमने देखा है कि श्याम ओलानी जो है वो कैलाश जोशी से चुनाव हारे थे बागली से, और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष जो है वो 3 दिन बाद बना दिया गया था। तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है जब आप चुनाव लड़के अगर हार जाते हो या आप अच्छे दावेदार होते हो, आपको समझाया जाता है। तो वही स्थिति है इस मामले में। लेकिन मैं मानता हूँ कांग्रेस थोड़ी सी एज पर रहेगी, क्योंकि भाजपा की इतने साल सरकार हो गई है कि अब आप किसी को आश्वासन दोगे या मनाने की कोशिश करोगे तो वो कहेगा तुमने तो पिछली बार भी यही बोला था, तुमने तो 2013 में भी यही बोला था और फिर उसी को बना दिया था निगम मंडल का। तो डैमेज कंट्रोल करना फिलहाल कांग्रेस के लिए भाजपा की तुलना में ज़्यादा सरल मान रहा हूँ मैं। लेकिन बीजेपी के साथ ऑर्गेनाइजेशन है, संघ है, जो डैमेज कंट्रोल कई बार विचारधारा या बात करके कर लेता है। तो उस स्थिति में देखा जाए तो अब दोनों दल कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे उसी पर चुनाव जो है वो निर्भर करेगा। आपने आश्वासन की बात की, मैं अंतिम सवाल करने वाला था, आश्वासन पे भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। इस वक्त जो कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी हैं वो अभी वादा करते फिर रहे हैं लोगों से कि आप बैठिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भेजा हुआ है। उनके पहले कई सारे लोग हैं जो वादा करते थे और वो चले जाते थे कुछ कुछ दिन में। कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बीच अभी उन प्रभारी जी का जो वादा है उस पर कई बार भरोसा अब लोग नहीं कर रहे हैं कि पहले भी ऐसा कहा गया था, प्रभारी तो बदल ही जाता है। तो ये प्रभारी जी का वादा कितना सार्थक लगता है होगा? कांग्रेस में बीच चुनाव में प्रभारी बदल गए, जेपी अग्रवाल प्रभारी थे, एग्जैक्टली पूरे प्रदेश में घूम रहे थे और सुरजेवाला जी आ गए। सुरजेवाला जी की मैं इशारा था मेरा कि सुरजेवाला जी ही को आगे किया गया, जाइए वादा करिए, और वो लोगों को फोन कर रहे हैं कि आपका ख्याल रखा जाएगा। सुरजेवाला कितने दिन रहेंगे ये सबको पता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप समझा रहे हो उसकी 50 साल की राजनीति हो गई, उसकी भी 40 साल की हो गई, उसकी भी 30 साल की राजनीति हो गई। मध्य प्रदेश कहाँ ढूंढेंगे सुरजेवाला को? केवल और केवल व्यक्ति 2 ही लोगों के वादे पे यकीन करेगा, या तो कमलनाथ जी कोई वादा करें या दिग्विजय सिंह कोई वादा करें। उसमें भी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता कमलनाथ जी की होगी, क्योंकि सबको पता है कि सत्ता मिलने के बाद जब व्यक्ति कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसका मोबाइल जो है वो आउट ऑफ कवरेज हो जाता है। तो यही हाल सबको पता है। तो सुरजेवाला जी तो थोड़े दिन बाद कहेंगे कि हाँ मैंने कमलनाथ जी से बात करी थी, बहुत गलत कर रहे हैं यार, वो मैंने उनसे कहा था कि करना है तुम्हारा, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो सबको पता है कि ये बाद में यही बात करेंगे। तो उसी व्यक्ति का कमिटमेंट चाहिए होता है जो व्यक्ति उसको पूरा कर सके। थर्ड पार्टी के कमिटमेंट पर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते। तो ये पूरी बातचीत में निकल के आया कि इस बार बहुत नेक एंड नेक है जैसी स्थिति थी। तो जो 2018 का दृश्य था 114 109, कुछ ऐसा दृश्य देख रहे हैं कि फिर क्या त्रिशंकु विधानसभा मध्य प्रदेश में नजर आती है कि जो हालात हैं, आपने कहा कि 10-12 सीटें जो हैं वो अन्य दल जो हैं जो मैदान में है वो ला सकते हैं, तो क्या आप देखते अभी की तारीख में, आज की तारीख में?
120-100 आएंगी, जिसकी भी आए, मेजॉरिटी आएगी जिसकी आएगी, क्योंकि इलेक्शन फिनिशिंग होते होते जो है वो जो भी अच्छा फिनिश कर लेगा, वो 114 भी एक तरह से मेजॉरिटी थी, 2 सीटें कम थी, तो इस बार भी जो भी आएगा दल वो मेजॉरिटी लाएगा, 115 से 120 सीटें लाएगा वो। क्लियर कट 116 का आंकड़ा है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, 116 आ सकती हैं, 118 आ सकती हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जो भी दल दोनों में से लाएगा वो मेजॉरिटी ले आएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत। ये थे नितेंद्र शर्मा जी, बहुत साफ तरीके से कह रहे हैं कि इस बार भी मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत नेक एंड नेक हैं। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें तीसरी शक्तियां बहुत निकल कर आ सकें। मध्य प्रदेश में सरकार जो जिसकी भी बनेगी पूरी मेजॉरिटी से बनेगी, कहीं कोई त्रिशंकु की संभावनाएं आप नहीं देखते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेजते रहिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।